हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब मैं नया लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, फोर्थ वाला, डिफरेंट मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ये अपना रह गया था, लास्ट में मैंने कहा था कराऊंगी आपको। अब इसमें हालांकि आप इतनी सारी वो डिजीज़ हो सब कर चुके हो, तो आपको ये चीज़ें अब ज़्यादा वो नहीं लगेंगी। इसलिए मैंने जो है इसको लास्ट में रखा ताकि ये चैप्टर आपको पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी लेंदी है ये, तो अब आपको थोड़ा सा पढ़ने में ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कि क्योंकि जो जितनी डिजीज़ हो रही हैं, चाहे क्रॉप की हो या कैसी भी डिजीज़ हो, तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और वो सभी तरीके की जो है डिजीज़ हो सकती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो रही हो, चाहे वो किसी केमिकल से हो रही है, किसी से भी हो रही है, तो उस डिजीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये इसी में यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स देखे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखो, अपन ने इसको डिवाइड किया है दो। एक तो हम प्राकृतिक रूप से करते हैं और एक होता है कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक रूप से हालांकि इतने सक्षम नहीं है, अगर प्राकृतिक रूप इतना सक्षम हो तो बीमारियां हो ही ना। तो सबसे पहली बात तो है कि कुछ हमारी प्रकृति इसको कंट्रोल में करती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो हमें आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्राकृतिक नियंत्रण। अब प्राकृतिक नियंत्रण में क्या है कि जो प्रकृति द्वारा जो नेचर करती है, उसमें हमारी जरूरत नहीं है। नेचर खुद ही जो है, अगर आपने डार्विन का नियम पढ़ा हो, लॉ पढ़ा हो, तो वो कौन सा है, प्रकृतिवाद या नेचुरल सिलेक्शन। तो प्रकृति करती है कि जब उसको हेल्दी चीज़ मिलती है या कोई स्वस्थ है, वही सरवाइव करती है। लेकिन अगर जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो उसी नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ हमारे पास में कुछ ऐसे इफेक्ट भी हैं जिनकी वजह से जो है ये बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो है चेंज इन क्लाइमेट, यानी ऋतु परिवर्तन। ये जो मौसम है या सीजन है, तो आपको पता है कि सभी चीज़ें जो है हर एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए जो है कि आपको पता है कि हमारे पूरी जो साल भर है, तो उसमें अलग अलग, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी बसंत आ रही है, ठीक है, कभी बारिश हो रही है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्लाइमेट या अलग अलग मौसम या सीज़न जिसे आप कह सकते हो, तो वो होता रहता है, जिसकी वजह से जो है कुछ तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है, उनका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब होने पर, जैसे आपको इंसेक्ट का पता है कि अगर वो पूरे साल भर सर्वाइव कर रहा है, तो वो केवल 3 महीने ही एक्टिव, जब रेनी सीजन है तभी एक्टिव होगा। बाकी पूरे टाइम में वो अंडरग्राउंड रहेगा, अपनी कौन सी स्टेज में, प्यूपा स्टेज में, या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऋतु में परिवर्तन, जैसे टेम्परेचर है, तो सर्दी वाले आपको गर्मी में नहीं मिलेंगे, गर्मी वाले सर्दी में नहीं मिलेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस से जो है या ऋतु परिवर्तन से जो है इन इंसेक्ट की या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है सॉइल स्ट्रक्चर या लैंड स्ट्रक्चर। तो लैंड स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन इंडिया की देखें, तो इंडिया में जैसे अपन जिस रीजन में, वो डेजर्ट में आ रहा है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा मिड टाइप का आएगा। अगर आप इधर बॉम्बे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी, या ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स वाला, या जिसको आप क्या बोलते हो, दलदल वाला मार्सी एरिया है, वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो लैंड स्ट्रक्चर है, वो लैंड स्ट्रक्चर भी इसमें हेल्प करती है कि अलग अगर हमारे पास में कोई चीज़ आ गई तो वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो है, कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं और कुछ है, तो ये भी जो है प्राकृतिक रूप से लैंड जो स्ट्रक्चर है, वो भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में सहायक होती है। फिर उसके बाद में है नेचुरल एनिमीज़। नेचुरल एनिमीज़ क्या है, जैसे अगर आपने थोड़ी इकोलॉजी पढ़ी हो, तो आपको पता है हर एक दूसरा खाने के ऊपर डिपेंड होता है। छोटा है उसको बड़ा खा जाता है, उस बड़े को कोई और बड़ा खा जाता है, और उस बड़े को कोई और बड़ा खा जाता है। तो इस तरीके से फूड साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। तो ये नेचुरल एनिमीज़ हैं। अगर आपने जैसे खेतों वगैरह में देखा होगा, जब हल चलता है
प्लगिंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और उन कीड़ों को कौन खाती है? चिड़िया खाती है। तो ये एक तरह के क्या हो गए? नेचुरल एनिमीज हो गए, जो कि छोटे इंसेक्ट को खा के यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इनमें जैसे मान लीजिए एक तो है परजीवी या पैरासिटॉइड हैं, फिर उसके बाद में कुछ हमारे पास में इंसेक्ट हैं, और कुछ हमारे पास में जैसे निमेटोड है, फ्रॉग है, छिपकली है। तो ये कुछ इंसेक्टिवोरस एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। फिर उसके बाद में मैना, तीतर, बटेर, कौवा, गोरैया, गिद्ध, ये कुछ हैं जो कि और भी जो बड़े कीड़े वगैरह होते हैं उनको खा के यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। और कुछ जो होता है उसे बोलते हैं स्वयं जाति भक्षण। ये कई बार पूछा गया है, कैनिबेलिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी एनिमल है, जैसे मानते हैं कि मच्छर है या मक्खी है, ये हजारों लाखों में अंडे देती है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करते नेचुरल सिलेक्शन की। कभी कभी होता है कि कुछ जैसे सुना है कि सांप है, बहुत अंडे देता है, बहुत उसमें बच्चे होते हैं, लेकिन माई उनको खा जाती है। बिच्छू स्पेशली इसमें है कि बिच्छू जो होता है वो अपने बच्चों को खुद ही फीमेल खा जाती है। तो ये चीज़ जो कहलाती है स्वजाति भक्षण, कैनिबलिज्म, जिसमें कि स्वयं ही अपनी जाति अपने आप को भक्षण कर लेती है, और वो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक साधन है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक रोग। अब ये रोग भी हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने को पता है कि अभी रेनी सीजन आएगा तो बीमारी होगी, अब सर्दी आएगी तो बीमारी होगी, अब गर्मी आएगी तो बीमारी होगी। तो ये जो नेचुरल डिजीजेज हैं, ये डिजीजेज भी जो हैं इन एनिमीज़ को ख़त्म करने में सहायक होती हैं। और होता भी है कि बहुत ठंड में या बहुत गर्मी में आपको जो है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो, जैसे हम इनएक्टिव हो जाते हैं वैसे वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रकृति या नेचर भी क्या करती है, ऐसे डिजीज़ बना देती है, जिसके कारण जो अभी जैसे इसमें कोरोना फैल रहा था, आपको पता है कि ये एक नेचुरल है, जिससे कि हो सकता है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, कुछ भी हो, अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी डिजीज़ जो है वो इसी तरह की होती है जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करती है, जिससे कि एनवायरनमेंट में बैलेंस होता है। तो ये जैसे अर्थक्वेक आ गई, वॉल्केनो आ गए, तो ये सब क्या है, नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जिनके कारण जो है ये चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ये जो कंट्रोल है ये क्या कराता है, नेचुरल कंट्रोल। फिर उसके बाद में आता है हमारा आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो आर्टिफिशियल में जहाँ मैन घुस गया या जहाँ ह्यूमन आ गया, वो चीज़ क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल। तो अब यहाँ आर्टिफिशियल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें उस इंसेक्ट या जिसको हमें मारना उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कैसी है कि जैसे मान लीजिए पहले है कि हमें इंसेक्ट है तो उस इंसेक्ट के हमें लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि ये लाइफ साइकिल ये कब एक्टिव होता है, कब इनएक्टिव होता है, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से फिर उसका क्लासिफिकेशन कि भाई ये किस कैटेगरी का है, इस पर कौन सा केमिकल इफेक्ट करेगा, तो हमें उसका क्लासिफिकेशन या उसकी थोड़ी सी जनरल स्टडी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें उसका पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है, चाहे मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको कैसे जो है ख़त्म कर सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सहायता से हम इसमें कौन सा केमिकल यूज़ करें या हम इसमें कौन सी मेथड को अपनाएं जिससे कि ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए। मारना इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम इसको ज़रूरत है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की गई जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस से प्रतिरोधी किस्में करी गई, लेकिन जो एनवायरनमेंट वाले हैं, पर्यावरण वाले हैं, उन्होंने उन पर रोक लगा दी कि अगर आप इस तरह की वैरायटी डेवलप करोगे तो हमारी जो इंसेक्ट की कुछ वैरायटीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उससे जो है इकोलॉजिकल या जो कहना चाहिए पारिस्थितिकी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस होके
जो है ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इंसेक्ट को ख़त्म करते करते हम जो अपनी एनवायरनमेंट बैलेंस है उसको भी इम्बैलेंस कर दें। फिर उसके बाद में अगर अब हम इसके टाइप्स देखें तो टाइप्स में हमारे पास में इसके 5 टाइप हैं। पहला है फिज़िकल, ठीक है, फिजिकल है, फिर उसके बाद में मैकेनिकल है, फिर कल्चरल है, फिर उसके बाद में केमिकल है और फिर बायोलॉजिकल है। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल कंट्रोल है उस कंट्रोल में हमारे पास में 5 मेथड है जिनसे कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज अपन पहला स्टार्ट करते हैं फिजिकल या भौतिक नियंत्रण। अब भौतिक नियंत्रण में क्या होता है, ये हमारा एनवायरनमेंट, टेम्परेचर है, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, साउंड हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, तो इनके थ्रू जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लिख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि ये मान के चलिए कि 10 से लेके 35 10 to 35 जो टेम्परेचर है वो अप्रोप्रिएट है उस अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे कम है तो कम में तो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कभी भी जैसे अपने घर में भी होता है कि अभी जैसे दिवाली है तो अपन उसमें क्या करेंगे कि जो चीज़ें उनको बाहर निकालेंगे, धूप में डालेंगे, तो वो उस तरीके से क्या हम उसका टेम्परेचर भी कर रहे हैं, सनलाइट भी कर रहे हैं। तो अगर कोई एग होगा, कोई इंसेक्ट होगा, कोई और भी कोई चीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगी, हाई टेम्परेचर के कारण। ये मान के चलिए कि अगर 40-50 टेम्परेचर में हम इन चीज़ों को रख दें तो वो उनके एंजाइम क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं या डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो उस तरीके से हम उसको इजीली जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्परेचर का। फिर उसके बाद में सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट जो भी हमें करनी है, तो उस लाइट का भी हम यूज़ करके जो है यहाँ पर इन इंसेक्ट को या इन पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, हालांकि वो उतने नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू कई पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1937 में निपलिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया था, एक रेडिएंट एनर्जी की गन बनाई थी और उस जिसको विकिरण ऊर्जा की, जिसमें इन्होंने गामा रेज का उपयोग किया था। और इस उपयोग से इन्होंने क्या करा कि जो कीट होते हैं उन पे चलाइए, तो चलाने पे वो कीट क्या हो गए, मर गए। उसमें ऐसी लाइट निकली, ऐसा प्रकाश निकला, आर्टिफिशियली है ये, तो उस तरीके से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा, अगर नहीं भी पूछा जाता है तब भी आप बता सकते हो कि जैसे लाइट है तो लाइट में आप इसका जो गन है गामा रेज वाली, इसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर उसके बाद में है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि रेनी सीजन है, उसमें बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। जहाँ पानी होगा वहाँ पर चाहे फंगस हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे कीड़े, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगी। तो इसलिए जो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, एक तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और एक हम अगर पानी दे दें, जैसे कभी होता है ना कि फसलों में रात को पानी दे देते हैं तो पाला नहीं पड़ता, या आपने ये एग्रीकल्चर में पढ़े भी होंगे, तो इस तरह से जब फॉग वगैरह वाला होता है तो उसमें पानी दे दिया जाता है। अगर फॉग हो और अगर पानी नहीं दिया जाए तो पूरा पानी, पेड़ क्या हो जाता है, जल जाता है। तो उसी तरीके से जो है अगर इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो उस समय इरिगेशन यानी कि सिंचाई की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट के कुछ जो पार्ट्स हैं, वो जो मिट्टी के अंदर है, वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात रखें, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आपके पीछे भी दे रखा है, वैसे भी है कि किसी भी जो सीड है जैसे गेहूं वगैरह है, तो उनमें कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ये मान के चलिए 10% से कम, ये ध्यान रखना, 10% से कम अगर नमी है तब तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपके पीछे भी दिया हुआ है कि अनाज में या सीरियल्स में या गेहूँ चने वगैरह में कितनी नमी होनी चाहिए। तो नमी कितनी होनी चाहिए, 10% से कम। अगर कम होगी तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद में ध्वनि।
तो बहुत तेज़ ध्वनि अगर की जाए तो भी ये जो है इंसेक्ट वगैरह हैं ये मतलब बांझ हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कनाडा में हाई फ्रिक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति की एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन बनाई गई। ठीक है, अभी हिंदी में नहीं पता है क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन, मतलब फ्लैश मारते हैं वाली। तो इनमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी वाली तरंगों को या वेव्स को यूज़ किया गया और ये क्या करती हैं, ये कीटों को मार देती हैं और स्पेशली जो मेल हैं उन मेल को स्टेराइल या बांझ बना देते। तो उस तरीके से इन गन्स को यहाँ पर यूज़, हमें नहीं इतना पता लगता है लेकिन इंसेक्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें ये बहुत जैसे कोई हथौड़े की तरह काम करती हैं, तो वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एक है इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक का आपको पता है कि वैसे भी आप देखो कि कहीं बिजली हो तो आप वो चीज़ गर्म हो जाती है, तो हमें जब वो गर्म लग रही तो सोचिए इंसेक्ट्स को क्या है। तो कभी आपने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जिससे कि चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बिजली की सहायता से कुछ प्रकाश पास या अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो दी जाती है, या पे आगे डिटेल में है भी। तो इस तरीके से जो है हम बिजली से भी कीटों को आकर्षित करके उन्हें मार सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइड कर देते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से जो है आज अपन इतना ही कर रहे हैं, फिर कल इसका मैकेनिकल कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।